पहले तो कंचन जी, thank you so much for giving this opportunity to me, that we are here Thank you, and sir. Thank you very much. and ready to share something on an important topic. देखिए, मैंने शुरुआत जो है वो एक निदा फाजली के शेर से की, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहाँ पे किसी बहुत ही शेर व शायरी लेड सेशन में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वैसे भी एक टीचर को जो है वो हरफन मौला होना पड़ता है। बड़ा बिल्कुल सर, खूबसूरत वर्ड बिल्कुल। है, ऑलराउंडर। सो I'll be glad if all of you will today be a part of this session with utmost focus and concentration. जी हाँ, ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। सेशन शुरू करने से पहले मैं अक्सर इस तरह की रिक्वेस्ट कर देता हूँ ताकि इट हेल्प्स पुट थिंग्स इनटू राइट पर्सपेक्टिव। एक और चीज, कंचन जी से मैंने पूछा था कि व्हाट विल बी प्रिफर्ड मीडियम व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, एंड शी सेड it'll be great if it can be a combination of English and Hindi, and that's precisely what I'll have today. वैसे भी आज जो है वो हिंदी दिवस है, तो मुझे लगता है कि आज हिंदी दिवस पे हिंदी न बोलना ऐसा लगेगा कि आपने जो है वो बर्थडे के दिन जो है वो गिफ्ट पर नाम नहीं लिखा, सिर्फ बेस्ट विशेस करके दे दिया। तो मुझे वैसे भी, जैसा कि मेरा मानना है कि लैंग्वेज जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मीडियम होती है, और अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो मुझे लगता है इंग्लिश भी हमारी आंटी टंग है। मुझे नहीं लगता कि शी हैज डन एनीथिंग रॉन्ग टू अस। और साथ ही साथ एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ब्यूटी, सो आई ट्राई टू टैप इनटू ब्यूटी ऑफ these two languages today, Hindi as well as English, and of course Urdu is an integral part of Hindi. कब वो मासी ही है, तो मुझे लगता है माँ और मासी के बीच में ज्यादा फर्क करना अच्छा नहीं होता है, एटलीस्ट रिश्तों में। सो विद दैट आई कम टू माई फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द सेशन। मैं जानता हूँ आपने इस तरह के बहुत से सेशंस अटेंड किए हुए हैं। मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो है ऑनलाइन लर्निंग इतनी सारी रही है कि हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं इसकी तरफ थोड़े से, जिसे मैं कहता हूँ, इंसुलेट हो गए, एंड यू मे नॉट focus as much as you would have when it came to the first session. पर आज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जहां पर भी हैं वहां मल्टीटास्क ना करें। ये अजीब रिक्वेस्ट है। मेरा काम जो है वो पूरा न्यूरोसाइकोलॉजी पे रहा है, और आप लोगों से एक बड़ी खूबसूरत सी बात शेयर कर लूं, इंपॉर्टेंट बात है, दैट ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। यस, इट कैन नॉट मल्टीटास्क, इट कैन स्विच टास्क। और यहाँ हम जब ब्रेन की बात कर रहे हैं तो मैं ब्रेन के सबसे ऊपरी यूनिकली ह्यूमन हिस्से नियोकॉर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कॉग्निटिव ब्रेन है। इट कैन नॉट मल्टीटास्क, इट कैन ओनली स्विच टास्क। हमारे ब्रेन के बाकी हिस्से तो ऑफ कोर्स मल्टीटास्क कर ही सकते हैं। नीचे का ब्रेन स्टेम, वहीं से हम सांस लेते हैं, धड़कन चलती है, तो वो सब तो साथ चलता ही है। या लिम्बिक सिस्टम, जहाँ से इमोशंस और बाकी बहुत सी चीजें आती हैं। पर जब बात आती है थिंकिंग ब्रेन की, जब बात आती है हमारे सीट ऑफ कॉग्निटिव थॉट की, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, you cannot multitask. That's it. You can only switch task. And the worst thing about switch tasking is that whenever you try to maximize efficiency, effectiveness suffers. इसीलिए तो मैनेजमेंट में ये दो वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये दो वर्ड्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। जहां तक आप में से कई लोग जो हैं वो जानते होंगे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फर्क होता है। जब आप एफिशिएंसी बढ़ाने जाएं तो कई बार इफेक्टिवनेस घटने लग जाती है। और पर्सनली मेरा मानना है कि टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका काम एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए, पर किसी भी दिन इफ ही और शी हैज टू चूज वन, इट हैज टू बी इफेक्टिवनेस। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों भाई इफेक्टिवनेस क्यों जरूरी है टीचर के लिए, तो आज जितने भी लोग हैं उन सबसे बात और शेयर कर दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट फॉरगेट कि आज जो है वो, आज के दौर में और कंपटीशन इज नॉट विद फेलो टीचर्स। मेरा कंपटीशन आपसे नहीं है, आपका कंपटीशन मुझसे नहीं है, मेरा कंपटीशन गूगल से है। जी हाँ, आपका कंपटीशन गूगल से है। मुझे लगता है कि जो चीज गूगल बहुत सारे सर्चेस के बाद बताए, अगर वो इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करके, इफ आई कैन प्रेजेंट इट इन अ वे दैट सूट्स अ पर्पस, देन आई एम अ टीचर वर्थ माय सॉल्ट। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफेक्टिवनेस के ऊपर आप फोकस करें। लोग मुझसे बोलते हैं कि आजकल टीचर्स का बुरा दौर चल रहा है
और ये युग वो है जब टीचर्स की इज्जत कम होती है। मेरा मानना है ये टीचर्स के लिए सबसे अच्छा दौर चल रहा है। और पहले क्या होता था, पहला आप टीचर होने के वर्च्यू से ही रिस्पेक्टेड होते थे, यू वर रिस्पेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ टीचर, बट नाउ यू आर रिस्पेक्टेड ओनली इफ यू आर रिस्पेक्टेबल। मुझे लगता है ये बड़ा खूबसूरत दौर है। इकोनॉमिक्स में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है, वो कहावत है कंपटीशन इज द मोस्ट फेयर पॉलिसी, अ वेरी प्रोफाउंड लाइन। सिमिलरली मेरा मानना है कि टीचिंग में अब जो है वो, इफ यू रियली प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू टू समवन, देन यू आर रिस्पेक्टेड। यू आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ टीचर, एंड व्हाट बेटर कैन देन समथिंग लाइक दिस। अब जो है वो एक्सीलेंस ही रहेगी, और एक्सीलेंस और इफेक्टिवनेस के लिए टीचर को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब करनी पड़ेगी। उसे अब धीरे धीरे फोकस अपना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसे अब इंफॉर्मेशन या नॉलेज पास ऑन करके जो है वो अपनी खाना पूर्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। अब एक टीचर को जो है वो इंसाइट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब टीचर को स्पेशलाइज करना पड़ेगा, और स्पेशलाइज करने का यहाँ पर मतलब बड़ा सिंपल सा है। स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन होती है, स्पेशलाइजेशन इज टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। जी, इट इज टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। और इसीलिए अब टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण अगर कुछ होगा तो वो है फोकस। बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं जो कि एक टीवी के सामने बिना चैनल चेंज किए 8 मिनट नहीं बैठ पाते। मैं ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं जिनसे 10 पेजेस जो हैं वो एक बैठक में नहीं पढ़ाते। एंड देन इफ दे एक्सपेक्ट दैट दे विल बी अ सक्सेसफुल टीचर, आई थिंक दैट्स आस्किंग फॉर टू मच। ये सारी बातें मैं जानता हूं अनसॉलिसिटेड है। डॉक्टर कपिल राज चंदोरिया जी, आप चाहें तो अपना कैमरा ऑफ कर दें। डॉक्टर कपिल राज चंदोरिया जी, अपना कैमरा ऑफ कर दें। थैंक यू। तो जैसा कि मैं वापस कह रहा था, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, एक टीचर का इंपॉर्टेंट काम है कि वो फोकस करना सीखे। और फोकस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर उसे कुछ करनी पड़ेगी तो वो है उसे मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यही बात अप्लाई होती है लर्नर्स पे। बुरा मत मानिए, हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो ये सोचते जरूर हैं कि वो लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो लर्न नहीं कर रहे होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि उन्हें लग जरूर रहा होता है कि वो फोकस कर रहे हैं कुछ समझने पे, पर समझने के लिए सुनना और सुनने के लिए सुनना दो अलग चीजें। इट्स वन थिंग टू लिसन इट्स अनदर थिंग टू लिसन टू लर्न। सो टुडे आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू लर्न। देखिए, मुझसे लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपीरियंस से ही इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है लाइफ में। आई डू नॉट रियली सब्सक्राइब टू दैट थॉट, because I think the only experience that changes you, it's an immersive experience. एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है immersive experience, मतलब an experience in which you immerse yourself, immersion हो जिसके अंदर आप डूबें। तो वो जैसे बड़ी खूबसूरत लाइन है ना, that जिन खोजे तिन पाई ये गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो this is precisely what happens to most of us. हम लोग जो हैं वो ऊपर ऊपर सरफेस पर काम करते रहते हैं, जबकि जिसने भी पाया है उसने गहरे पानी पैठ पाया है, उसने डिटेल में जाके पाया है। गॉड लाइज इन डिटेल्स, दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इट इज। वेल, इस रिक्वेस्ट के बाद अब जो है वो मैं आज के सेशन पे आऊँ। आप कहेंगे चलिए अच्छा हुआ आप सेशन पे आए, तो हमें लग रहा था कि आप इधर उधर की बातें करेंगे। नहीं, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू सेट अ बेस फॉर टुडेज सेशन, व्हिच ऑफ कोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Because as a teacher, the most important duty of mine is not only to pass on learning to you, but also to make you ready for learning. I think जब तक आप सामने वाले को लर्निंग के लिए प्रिपेयर नहीं करते, तब तक आप उसको कुछ भी दे दें वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। And that's why it is extremely important for a teacher to discuss many important aspects other than the one that he or she is teaching. I hope that with whatever we have discussed till now, you are in a better position and a better, I would say, state of mind to learn. देखिए, आज का सेशन जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। जब कंचन जी से मेरी बात हुई तो मेरा जो एरिया है वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस पिछले कई वर्षों से रहा है, मेरी किताबें भी उसी पर हैं। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पर्सनली मुझे लगता है कि इट इज द बेस स्किल ऑफ ऑल इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स। जी हाँ,
अगर एक इंसान को इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस की समझ आए तो वो लीडरशिप से लेके, मैनेजमेंट से लेके, टीम बिल्डिंग से लेके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, सारी चीजों में वो बेहतर हो जाता है। उसका रीजन है बिकॉज इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू मी is the base skill of all interpersonal and intrapersonal skills. By the way, emotional and social intelligence is also one of the top 10 future work skills according to Institute for the Future. In fact, it is one of the top skills in the lists of almost all important publications and institutions. चाहे वो McKinsey हो, चाहे वो Accenture हो, चाहे World Economic Forum हो, चाहे Bain and Company हो, ये जितने भी नाम, इन सब की लिस्ट में आपको जो है वो टॉप पर मिलेगा। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न। अब आप लोग कहेंगे कि भाई टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस और आप जो है वो बार बार इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वेल, अगर आप रिसर्च में जाएं तो आपको इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस 2006 के बाद मिलना शुरू होगी। 1909 में पहली बार जो है वो सोशल इंटेलिजेंस इस टर्म को यूज किया गया। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस तो पहली बार 1960s में यूज हुआ और 1920 में जो है वो सोशल इंटेलिजेंस को पॉपुलराइज किया एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। और वहां से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो 1960s में सोशल इंटेलिजेंस के सब पार्ट की तरह डेवलप हुई। आप में से जितने लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कुछ पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वक्त जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस इस टर्म और कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आई, सबसे इंपॉर्टेंट वक्त जो था वो था 1995 में, जब डेनियल गोलमैन ने इसके ऊपर बुक लिखी। और डेनियल गोलमैन ने दरअसल दो रिसर्चर्स के वर्क को काफी क्लियरली फॉलो किया था। उनमें से एक थे जॉन मेयर और दूसरे थे पीटर सेलोवे। इन दोनों के काम को, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काफी काम किया था, उसको इस बुक में प्रेजेंट किया एंड दैट बुक बिकेम वन ऑफ द, इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। जी हाँ, ये टर्म और ये कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के इंटरसेक्शन पे पाया जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो 1995 के बाद अचानक से इट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी। हाउएवर, सोशल इंटेलिजेंस से तो शुरुआत हुई थी, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पॉपुलराइज हो गई, बट डेनियल गोलमैन who popularized emotional intelligence as a concept and term in his 1995 book went on to write another book, Social Intelligence, in 2006. और 2006 में जब ये बुक पब्लिश हुई तब डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के अपने 95 के फ्रेमवर्क को, जिसमें उन्होंने 4 क्वालिटीज को लिया था, उनको दो में विभक्त कर दिया। He divided those 4 skills into 2 each, into 2 categories. और 2 जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट बनाया उन्होंने और 2 को सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट। इनफैक्ट ही करेक्टेड जो पहले काम किया गया था उसके हिसाब से उन्होंने सबको करेक्ट करते हुए 2006 में इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस नाम की इस ऑल एनकम्पासिंग टर्म को जो है वो बहुत पॉपुलराइज किया। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से लेके यूरोप के कुछ देशों में आज भी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग जो है वो अधिकतर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भी इसका हिस्सा बनना तय है ऑलमोस्ट। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग जो है वो फाइनली सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का ही जो है वो एक प्रारूप है। सो आई विल बी टॉकिंग ऑन इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस एज अ टर्म, क्योंकि मेरा काम इसके ऊपर है। 2006 से ये जो टर्म है ये आपको रिसर्च पेपर्स में मिलना ज्यादा शुरू होगी। इनफैक्ट अगर आप 2006 के पहले देखेंगे तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म ज्यादा मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप बहुत पहले के पेपर्स देखेंगे, 1960s के पहले के पेपर्स देखेंगे, जो कि अब ऑफ कोर्स अवेलेबल थोड़े से कम है, उनमें आपको सोशल इंटेलिजेंस मिलेगी। लेकिन आज आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आज हम इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस एज अ टर्म के ऊपर बात करेंगे जो कि ऑल एनकम्पासिंग है। ओके, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस की बात आप किस मार्फत करेंगे? What will be the base of your discussion when it comes to emotional and social intelligence? देखिए, मेरा काम जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी पे। न्यूरोसाइकोलॉजी मतलब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी, इन दोनों का साथ आना। न्यूरोसाइंस ब्रेन कैसे काम करता है, साइकोलॉजी माइंड कैसे काम करता है, ये 2 अलग अलग चीजें। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, और दोनों की अपनी अपनी फितरत है, दोनों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, दोनों की अपनी अपनी तासीर है। एंड ब्रेन एंड माइंड टुगेदर मेक यू, मी, who we are.
और इसीलिए मेरा काम जो है वो इसके ऊपर ज्यादा रहा, न्यूरोसाइकोलॉजी का। लेकिन आज मैं न्यूरोसाइकोलॉजी और ब्रेन के या माइंड के बहुत ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, क्योंकि हमारा ये सेशन जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे का है, अब तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही बचा, मैं आपको सीधे ले जाऊंगा इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस के मॉडल पे, ताकि आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाए। देखिए क्या होता है, मॉडल्स जो हैं उनकी खासियत ये रहती है कि मॉडल्स जो हैं वो चीजों का लर्निंग तो ठीक है, चीजों का रिकॉल जो है वो बढ़ा देता है। दरअसल अधिकतर लोग ये बात नहीं समझते कि मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स हों जो, उनकी खासियत ये रहती है कि वो रिट्रीवल बढ़ा देते हैं किसी भी मेमोरी का। आप कहेंगे रिट्रीवल ये क्या भला है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं पर उनको सही वक्त पे वो बात याद नहीं आती। आपने देखा होगा, लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है पर सही वक्त पे उनको वो बात याद ही नहीं आती। अब लोग पूछते हैं कि भाई फिर किस काम की ड्रिल रही? तो यही तो बात है, लर्निंग इंपॉर्टेंट तब है जब वो सही वक्त पे याद आए। लर्निंग जो है वो पुश तो अंदर की जा रही है, पर वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब तक पुल्ड ना हो बाहर की तरफ, तब तक उस लर्निंग का क्या काम। एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट एनीवन हु लर्न्स also learns to retrieve it at the proper time। और इसीलिए मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग चाहे किसी भी फ्रेटर्निटी में क्यों ना हो, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें आप मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। और इसीलिए आप सबको याद रखना चाहिए कि किसी भी मॉडल या फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है, वो होता है सिंपल होना। देखिए, इट इज सिंपल टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। ये ऋषिकेश मुखर्जी जो है, उनकी एक फिल्म का डायलॉग था, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो हैं वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। अच्छा टीचर चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है लेकिन सिंपलिस्टिक नहीं बनाता। और इसीलिए आज के सेशन में मैं आपसे जो है वो एक मॉडल डिस्कस करूँगा। ये मॉडल जो है, ये मॉडल प्रोप्राइटरी मॉडल है हमारा, सोशलिजेंस नाम की कंपनी का, जिसे मैंने फाउंड किया था अपने मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, और जो एक ऑनलाइन कोर्स, स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन कोर्स चलाता है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस का। तो ये प्रोप्राइटरी मॉडल जो है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस में, और फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस आप सामने देख सकते हैं। जितने लोगों ने कभी सेट थ्योरी पढ़ी है वो जानते हैं ये क्या है। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस दरअसल 3 स्किल्स का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, ये 3 स्किल्स का कॉम्बिनेशन। तो 3 स्किल्स कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोप्राइटरी मॉडल है जो कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, इंडिया में कई जगहों पर जो है वो इसे यूज किया जाता है। ये 3 जो स्किल्स हैं, पहली स्किल है अवेयरनेस। जी, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस में पहली स्किल है अवेयरनेस, दूसरी है अट्यूनमेंट, और तीसरी है एडेप्टेबिलिटी। फिर से देखें इस टर्म को, पहली है अवेयरनेस, दूसरी है अट्यूनमेंट, और तीसरी है एडेप्टेबिलिटी। अब अगर आप लिटरेचर को देखें तो इस मॉडल ने लिटरेचर में जो कुछ है उसे बड़े क्लियरली एनकम्पास करने की कोशिश की। वो कैसे, ध्यान से देखें। अवेयरनेस और अट्यूनमेंट मिलके बनाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और अट्यूनमेंट और एडेप्टेबिलिटी मिलके बनाते हैं सोशल इंटेलिजेंस, और ये तीनों मिलके बनाते हैं इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। जी, अवेयरनेस, अट्यूनमेंट ये मिला के बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और अट्यूनमेंट और एडेप्टेबिलिटी ये मिला के बनता है सोशल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे ये तीनों हैं क्या? आइए उस बारे में बात करते हैं। अवेयरनेस, अट्यूनमेंट, एडेप्टेबिलिटी, यानी आप जब भी किसी भी सिचुएशन में होते हैं, जहां इंटरपर्सनल सिचुएशन जिसे हम कहेंगे, तो उस सिचुएशन में दरअसल आपको ये 3 स्किल्स लगाने होते हैं, अवेयरनेस, अट्यूनमेंट, एडेप्टेबिलिटी। अवेयरनेस, अट्यूनमेंट, एडेप्टेबिलिटी। अगर ये 3 स्किल्स लगा दिया आपने तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो इमोशनली एंड सोशली इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स कहलाता है। देखते हैं ये कैसे होता है। आइए, अवेयरनेस क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। Ladies and gentlemen, awareness is the understanding of what is going on inside oneself. Okay? Awareness का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है।
देखिए वो कहते हैं ना कि हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो जो भी व्यवहार करते हैं बाहर, दरअसल उसकी वजह हमारे अंदर होती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप जब अच्छे मूड में नहीं थे तब आपने किसी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन को भी नकार दिया हो? बिल्कुल होता है। तो क्या इसमें प्रपोजिशन की कमी थी? नहीं, इसमें दरअसल हमारे अंदर कुछ चल रहा था जिसकी वजह से ये हो। तो अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड वनसेल्फ, हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो चीजें बहुत आसान हो जाती, बिलीव। तो पहले किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने से पहले ये चेक कीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका भी इंटरनल स्टेट क्या है। दैट शुड बी द फर्स्ट स्किल। फिर क्या कीजिए, फिर दूसरा स्किल आपको याद होगा था अट्यूनमेंट। एंड व्हाट इज अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट इज ऑब्जर्विंग अदर्स एंड इंटरप्रेटिंग दोज ऑब्जर्वेशंस फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल एम्पैथी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दैट यू आर सपोज टू ऑब्जर्व अदर्स, बाकी लोगों को आप ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपके उस इंटरपर्सनल सिचुएशन में शामिल हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, एंड इंटरप्रेट दोज ऑब्जर्वेशंस फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल एम्पैथी। आप जो है वो ये इंटरप्रेट कीजिए कि ये जो सामने वाला इस वक्त व्यवहार कर रहा है, जो उसका बिहेवियर है, उसकी वजह से कॉग्निटिव एम्पैथी मतलब वो क्या सोच रहा होगा, और इमोशनल एम्पैथी मतलब वो क्या महसूस कर रहा होगा। अगर आप ये चीज कर पाए, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व द अदर पर्सन एंड क्रिएट कॉग्निटिव एंड इमोशनल एम्पैथी, देन इट इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। तो पहला आपको याद है क्या था? अवेयरनेस, यानी हमारे अंदर क्या चल रहा है। दूसरा अट्यूनमेंट, यानी सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले के जहन में इस वक्त क्या ख्याल और इस वक्त क्या एहसास होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ये अट्यूनमेंट है। अब आपने अवेयरनेस ले आई, आप अट्यूनमेंट ले आए। तीसरा जो है वो है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी यानी क्या? Adaptability is utilizing awareness and attunement to choose the most the most constructive response in the given conditions. यानी आपने ये पता कर लिया आपके अंदर क्या चल रहा है, आपने ये देख लिया सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी दरअसल उन दोनों से आए हुई अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उस सिचुएशन में मोस्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स चुनना, इसे कहते हैं। And that's how together these three skills make an important skill called emotional and social intelligence. तो आज जो है वो दरअसल हम जिस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं वो है अवेयरनेस, अट्यूनमेंट और एडेप्टेबिलिटी, इन तीन के थ्रू इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस रखना। अब सवाल ये उठता है, आप कहेंगे ये तो क्लियर हो गया, ये है अवेयरनेस, ये है अट्यूनमेंट, एडेप्टेबिलिटी, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो आइए इसे कैसे अप्लाई करेंगे अब उस अगली इबारत पे चलते हैं। तो हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू अप्लाई इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, लेट्स डिस्कस। देखिए पहले अवेयरनेस को लेते हैं। अवेयरनेस यानी क्या? अभी आप मान के चलिए, एग्जाम्पल लीजिए कि आप किसी सिचुएशन में हैं। अब पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। अवेयरनेस यानी क्या? मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और क्लास में पढ़ाते वक्त आपने अचानक से दो बच्चों को देखा, और वो दो बच्चे जो हैं, वो दो बच्चे इस वक्त आपको लग रहा है कि ध्यान नहीं दे रहे, आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही इस वक्त आप रिस्पॉन्ड करने जाएं, पहले ये चेक कीजिए आपके अंदर की अवेयरनेस को, आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर क्या चल रहा है कैसे पता चलता है? दरअसल ये होंगे तीन एस्पेक्ट्स। पहला आपका इमोशनल स्टेट। इस वक्त आपका इमोशनल स्टेट कैसा है ये पता करना, लेडीज एंड जेंटलमैन, बेहद जरूरी होता है। अगर आप खुद से ये नहीं पूछेंगे कि इस वक्त मेरा इमोशनल स्टेट कैसा है, तो आपका रिस्पांस कभी भी इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। वो कहावत है ना, दैट व्हेन यू आर, अब ये बड़ा खूबसूरत कहावत है, आपको ध्यान से सुनिएगा, दैट डू नॉट मेक अ प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, डू नॉट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री, एंड do not take a decision when you are sad. तो क्या कहने की कोशिश हो रही है इस कहावत में? इस कहावत में दरअसल यही कहने की कोशिश हो रही है that you are supposed to be aware of your emotional state. आपके अंदर इस वक्त चल क्या रहा है? बुरा मत मानिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग दरअसल हमारे अंदर क्या चल रहा है वो कभी समझ ही नहीं पाते।
आपको जान के आश्चर्य होगा, दरअसल अधिकतर लोग जो हैं वो प्यास को भूख समझते हैं। जी हाँ, ये सच है। वो तब कुछ खा रहे होते हैं जब एक्चुअली उन्हें प्यास लग रही होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि उनमें से अधिकतर लोगों को भूख और प्यास के एहसास के बीच का फर्क करने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए वो भी नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी इस वक्त आपका इमोशनल स्टेट क्या है। दूसरा, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है। अगर इमोशनल स्टेट में आएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, आप सैड महसूस कर रहे हैं, आप एंग्री महसूस कर रहे हैं, आप फियर महसूस कर रहे हैं, आप डिस्गस्ट महसूस कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट महसूस कर रहे हैं, आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं, आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, आप एंग्विश महसूस कर रहे हैं, आप एंग्स्ट महसूस कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पर दूसरा, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है। अब साइकोलॉजिकल स्टेट मैं ABCD कहता हूं। ABCD कैसे? आप खुद से पूछिए आपके एप्रीहेंशन एंड एंगर क्या है। A से एप्रीहेंशन एंड एंगर, कि भाई मेरे डर क्या है, मुझे किस बात का गुस्सा है। B से आपके बिलीफ्स एंड बायसेस क्या है। अगर A से आपके एप्रीहेंशन एंड एंगर क्या है वो आपको पता हो, तो B से आपके बिलीफ्स और बायसेस क्या है। क्या मेरे कुछ यकीन है जो इस वक्त आड़े आ रहे हैं, क्या मेरे कुछ बायसेस हैं जो इस वक्त आड़े आ रहे हैं। C से क्या मेरे कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं। हम सबको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को चश्मे लगने का कॉम्प्लेक्स है, किसी को हाइट का है, किसी को ब्यूटीफुल नहीं होने का है, किसी को कम पढ़े लिखे होने का है, किसी को जो है वो ग्रामीण इलाके से आने का है, किसी को छोटा घर होने का है, किसी को जो है सिर्फ इस बात का है कि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए था। तो दुनिया भर के कॉम्प्लेक्सेस हैं। उसी तरह से कंपंक्शन, C से कॉम्प्लेक्स एंड कंपंक्शन। कंपंक्शन मतलब आपको किसी बात का गिल्ट है क्या। अगर आपको किसी बात का गिल्ट है तो यकीन मानिए वो साइकोलॉजिकल स्टेट बहुत अच्छा नहीं होता। तो A से एप्रीहेंशन एंड एंगर, B से आपके बिलीफ्स एंड बायसेस, C से आपके कॉम्प्लेक्सेस एंड कंपंक्शन, और D से आपके डिजायर्स एंड डेस्टिनेशंस। भैया आपके डिजायर्स और डेस्टिनेशंस क्या हैं। आपको अगर ये पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वक्त का आपका व्यवहार जो है वो कहां से निकल रहा है। ठीक है, तो पहला इमोशनल स्टेट और दूसरा साइकोलॉजिकल स्टेट यानी ABCDs। और अवेयरनेस होनी चाहिए आपको अपनी लाइफ के स्टेट की। इस वक्त मेरी जिंदगी का क्या स्टेट चल रहा है। अब जिंदगी का स्टेट दरअसल 4 एस्पेक्ट्स में होता है मेनली, वैसे तो बहुत से एस्पेक्ट्स में होगा। मेनली अगर आप देखें तो आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली लाइफ जिसे हम कहते हैं, आपकी फाइनेंसेस, आपकी फैमिली लाइफ, या जिसको हम रिलेशनशिप्स कहेंगे। उसके अलावा आपकी हेल्थ और आपका वर्क। तो आपकी फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ और वर्क, इनके फिलहाल क्या स्टेटस है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या आपको लगता है ये पता होना जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, याद कीजिए हमने जिस एग्जाम्पल से शुरुआत की थी वो एग्जाम्पल ये था कि आपने अभी पढ़ा रहे हैं आप क्लास में, और सामने जो है वो 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद से पूछिए, इस वक्त आपका इमोशनल स्टेट कैसा है। देखिए, अगर आप इस वक्त जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से या आपके डायरेक्टर के ऑफिस से किसी बात पर उससे डिसएग्री करके निकलें और आप चिढ़ के निकलें, तो यकीन मानिए इस वक्त आप जो उन 2 बच्चों को बात करते हुए देखकर गुस्सा फील कर रहे हैं, वो गुस्सा दरअसल उन दोनों की वजह से ही नहीं आ रहा है। वो पेंट अप इमोशन जो आपने अभी अभी महसूस किया था लेकिन जिसे एक्नॉलेज नहीं किया, जिसे आउटलेट नहीं दे पाए, वो भी इसके अंदर मिक्स होते हुए आ रहा है। बड़ा खूबसूरत शेर है, उससे बिछड़े बरसों बीते फिर भी आज न जाने क्यों, उससे बिछड़े बरसों बीते फिर भी आज न जाने क्यों, आंगन में हंसते बच्चों को बेकारण धमकाया है। अब आंगन में लोग बच्चे हंस रहे हैं, उन्हीं को बिना बात के डपट दिया आपने। क्यों डपट दिया आपने? आपने इसलिए डपट दिया क्योंकि आपको इस वक्त दरअसल कोई और ख्याल जो है वो परेशान कर रहे हैं। उसी तरह से इस सिचुएशन में अगर वो 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो आपको उसकी जो चिढ़ है वो चिढ़ उतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आप जो है वो गुस्सा निकाल लें। आप उसको बहुत आराम समझा सकते हैं और कह सकते हैं कि प्लीज आप बात ना करो, अगर ऐसा लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट बात है तो आप करके वापस आ जाओ। पर इस वक्त आप चिढ़ गए। आप क्यों चिढ़े? क्योंकि वो जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर के ऑफिस से आप आ रहे थे उससे डिसएग्री करके और किसी ऐसी बात पर चर्चा करते हुए
जिसका जो परिणाम निकला उसके साथ आप जो है बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो चिढ़ भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही। प्लीज मेक श्योर। तो आपको इससे अवेयरनेस जो है वो हमको इस चीज से मुक्त करती है। हमको पहली बार समझ में आता है कि हम इन दो बच्चों की वजह से नहीं चिल्ला रहे थे, हम तो दरअसल किसी और की वजह से भी चिल्ला रहे थे। लेकिन अब आगे देखिए, ये तो इमोशनल स्टेट देखा आपने, अब साइकोलॉजिकल स्टेट। क्या इस वक्त आपकी कोई एप्रीहेंशन है, कोई एंगर है? जी हाँ, अरे वाह। एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले कुछ टाइम से आपके अंदर ये एप्रीहेंशन लगातार बना हुआ है कि भाई एजुकेशन या टीचिंग का करियर का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। क्योंकि हुआ ये कि जो है वो लगातार तनख्वाहें कम होती जा रही हैं, और साथ ही साथ अब लोग जो है वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ अब जो है उतनी इज्जत भी नहीं रही और पढ़ने की तरफ ध्यान भी कम होता है। और आप मान लीजिए ऐसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर पढ़ाई का उतना माहौल भी नहीं है, और बच्चे जो हैं वो वही आते हैं जिनको पढ़ने के बाद जो है वो फाइनली उस पढ़ाई की यूटिलाइजेशन के बजाय सिर्फ एक डिग्री की जरूरत है। तो ये हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा एंग्स्ट जो है पैदा कर रहा, और ये एप्रीहेंशन जो है, ये एप्रीहेंशन आपके अंदर पिछले मान लीजिए 1.5 महीने से चल रहा है। तो अभी आप उन दो बच्चों की तरफ जब चिल्लाएंगे ना, तो आपको क्या लगता है आप सिर्फ उन दो बच्चों की तरफ चिल्ला रहे हैं और उन दो बच्चों के व्यवहार की वजह से इस वक्त आपको जो महसूस हो रहा है उसकी वजह से चिल्ला रहे हैं? नहीं, अब इसमें एप्रीहेंशन भी आ गया। वो एप्रीहेंशन भी गुस्सा बन के इनकी तरफ निकलेगा। कई बार होता है ना, हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो दरअसल ऐसी चीजें करने लगते हैं जिसका दरअसल हमारे से रिलेशन ही नहीं होता। वही होता है इस बार भी। आपने कभी देखा नहीं, जब आपका मूड ठीक नहीं होता है तो आप घर जाके अपने घर वालों से, आपका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ या अपने बच्चों से ढंग से बात नहीं करते। जब आपको बहुत खुशी होती है तो आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज पीछे काम कर रही है जो अवेयरनेस में साइकोलॉजिकल स्टेट में आएगी। छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में आगे चल रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपके डिजायर्स और डेस्टिनेशन अलग हो। इसका क्या मतलब, मैं आपको बताता हूं। हो सकता है आपका डिजायर इस वक्त ये हो कि आप इस सेशन को जल्दी कंप्लीट करें और 10 मिनट पहले छोड़ दें, ताकि उस 10 मिनट में आप जाकर स्टाफ रूम में अपनी एक फ्रेंड को या अपने एक फ्रेंड को जो कि आपका कलीग भी है, उसको जाकर एक छोटा डिस्कशन जो आप करना चाहते थे एक रिसर्च पेपर के लिए, उसमें क्या करें, ओरिएंट करें। अब चूंकि ये आपका भी क्या है, ये आपका भी डिजायर और डेस्टिनेशन बन गया। तो जब आप उन दो बच्चों को इस वक्त एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं, तो आपको क्या लगता है इस वक्त आप क्यों चिढ़ रहे हैं? आप इसलिए चिढ़ रहे हैं दरअसल क्योंकि आपके अंदर वो जो जल्दबाजी है इस वक्त, आपके अंदर इस वक्त जो एंजाइटी है, आपके अंदर इस वक्त जो रेस्टलेसनेस है, वो जल्दी खत्म करने की, उसमें ये व्यवहार आड़े आ गया। आपने कभी देखा नहीं, जब हम जल्दी में होते हैं तो हमें चलता हुआ, सड़क पे चलता हुआ हर इंसान जो है वो रोड़ा लगता है। अगर हम जल्दी में ना हो तो हम सफर लगता है। कितनी अजीब बात है, अगर इंसान जल्दी में ना हो तो उसे वही लोग हम सफर लगते हैं, और अगर जल्दी में हो तो वही लोग रोड़े लगते हैं। हमें लगता है ये हमारे बीच में आ रहे हैं, जबकि शायद ये हमारे साथ चल रहे हैं सड़क पे। और फर्क क्या है? फर्क दरअसल हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट का है, हमारे एप्रीहेंशन, हमारा एंगर, हमारे कॉम्प्लेक्सेस। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हो सकता है आप जो है छोटी हाइट है आपकी, और आप छोटी हाइट में जब पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा से जो है वो मान लीजिए टीनेज से ही किसी ने चढ़ाया होगा, अब वो चिढ़ाया होगा, उसकी वजह से जो है लोगों ने आपको सीरियसली नहीं लिया। अब लोगों ने आपको सीरियसली नहीं लिया, इसका कॉम्प्लेक्स आपको हमेशा रहा कि आप छोटी हाइट के हैं या की हैं। और आप जब भी कभी लोगों के साथ रहते हैं तो बड़े हाइट वाले जो लोग रहते हैं या बहुत बड़ी पर्सनैलिटी वाले लोग जो रहते हैं, वो दरअसल आपको क्या कर देते हैं, ओवर ऑ कर देते हैं। और आज आप जब पढ़ाने बैठे और वो जो दो बच्चे वहां पे बात कर रहे थे, वो दोनों बच्चे मान लीजिए बिल्कुल लंबे चौड़े बच्चे, तो आपको क्या लगता है आप इस वक्त जब उन पे चिल्लाएंगे तो क्या सिर्फ इसलिए चिल्लाएंगे क्योंकि आपके सामने दो बच्चे बात कर रहे हैं? नहीं, आपकी दरअसल उस व्यवहार के पीछे आपका वो कॉम्प्लेक्स भी काम कर रहा होगा। हो सकता है उन दोनों को जो ऊंचे पूरे हैं दोनों, उनको देखकर आपके अंदर ये एहसास आया कि चूंकि मेरी हाइट कम है, इसलिए ये दो लोग हैं, ये दो लोग मेरे अथॉरिटी को या मेरी इस क्लास में स्टैंडिंग को बिना किसी रिजर्वेशन, बिना किसी एप्रीहेंशन, बिना किसी जिसको हम कहेंगे बिना किसी डर के चैलेंज कर रहे हैं। और आपके अंदर वो जो एक फीलिंग थी कि भाई मेरे को एक कॉम्प्लेक्स था, वो कॉम्प्लेक्स अचानक से ऊपर आ जाए, और आप इस कॉम्प्लेक्स की वजह से हो सकता है उन पे चिल्ला रहे हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वो सारी चीजें काम कर रही हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आपके व्यवहार पर असर पड़ सकता है। और ये क्या है? साइकोलॉजी स्टेट। अगर आप यही साइकोलॉजिकल स्टेट को तीसरी चीज देखें तो क्या होगा? लाइफ स्टेट। लाइफ स्टेट आपको याद होगा, मैंने 4 एस्पेक्ट्स में बात की थी। पहला आपका वर्क, दूसरा आपकी रिलेशनशिप्स, तीसरा आपके फाइनेंसेस, और चौथा आपकी हेल्थ। अब सोच के देखें, हो सकता है आपके पिछले कुछ वक्त में अपने घर पे अपने बेटे से रिलेशन सही नहीं चल रहा और वो आपकी बात जो है वो नहीं सुनता। अब सोच के देखिए, अगर ये आपकी लाइफ स्टेट चल रही है इस वक्त तो क्या होगा? अरे बड़ी सिंपल सी बात होगी, वो जो सामने दोनों बैठे हुए हैं उन दोनों बच्चों के अंदर आपको दरअसल अब अपना वो बेटा भी नजर आ रहा होगा सबकॉन्शियसली, who doesn't care about your authority, who doesn't care about your standing as a parent, and all that has actually come together to lead to your angry response. सोचा आपने? तो आप दरअसल जानते नहीं हैं, लेकिन आप अक्सर इस तरह से, जिसे साइकोलॉजी में बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इनफैक्ट 3 टर्म्स हैं, एक है प्रोजेक्शन, एक है ट्रांसफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि भाई ये प्रोजेक्शन है, ये ट्रांसफरेंस है। तो कई बार ट्रांसफरेंस होता है, आप किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे होते, अच्छा आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये हो रहा होता है। और इस बात की अवेयरनेस लेडीज एंड जेंटलमैन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ टीचर वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर लोग फैकल्टी मेंबर्स, लेकिन यही का यही एग्जांपल मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में दे सकता हूँ। इसी तरह का एग्जांपल जो है मैं दरअसल आपको घर पे दे सकता हूँ। पर पॉइंट ये है कि चाहे एग्जांपल्स बदल जाएं, लेकिन एग्जांपल्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, अवेयरनेस। यू गॉट टू बी अवेयर अबाउट फैक्टर्स एट वर्क। दरअसल क्या चीजें चल रही, आप ये जो है ये इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। इमोशनल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट और लाइफ स्टेट, ये क्या है? अवेयरनेस का पार्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट मतलब याद कीजिए डेफिनेशन, हमें ये देखना है कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। अब सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है ऐसे समझना हो तो उसमें भी वही 3 स्टेट्स आएंगी। कौन सी 3 स्टेट्स आएंगी? सेम, उसकी इमोशनल स्टेट, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट और उसकी लाइफ स्टेट। जी, दरअसल अगर हमें उसकी ये तीनों स्टेट्स पता हो तो हम अपने रिस्पॉन्स को कहीं ज्यादा एजुकेटेड और कहीं ज्यादा डिस्क्रिशन भरा, यानी विवेक से भरा हुआ ला सकेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए बिकॉज यू आर अट्यून्ड टू अदर पर्सन। और सिर्फ ये नहीं कि वो क्या सोच रहा है, ये भी कि वो क्या महसूस कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई अट्यूनमेंट में ये तीनों स्टेट्स पाना, समझना बेहद जरूरी होता है। यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको इस वक्त वो 2 बच्चे जो बात कर रहे हैं, उन 2 बच्चों को आप ध्यान से देखें और एक बच्चा आपको चिंतित दिखे, तो आप दरअसल यही अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं ना, किस चीज को करने की, उससे पूछने की व्हाट हैपेंड, ऑल वेल। और मान लीजिए वो कहे कि नो सर, आई विजिटेड, आई जस्ट गॉट एन एसएमएस फ्रॉम माय होम दैट समथिंग इज रॉन्ग। अब इमेजिन कीजिए, आपने अगर ये सवाल पूछा तो ये सवाल पूछने की वजह से ही तो आपको पता चला दैट वो दोनों इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें से एक के घर से मैसेज आया एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग एट होम एंड ही इज नीडेड। अब आप देखिए क्या हुआ, आपने जैसे ये पता किया कि उसका इमोशनल स्टेट इस वक्त क्या है, आपने उसको देखा और आपने कहा चिंता ज्यादा है, इतनी की जाने की लग रहा है, और वो कहें हाँ सर मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, आई एम बिट टेंस। तो आप कहें ठीक है, बाहर जाके एक बार डिटेल में बात कराओ, और अगर लगे तो वहां से घर निकल जाओ, और चाहो तो वापस आ जाना। देखिए सेम चीज की वजह से आप क्या कर पाए, अपने रिस्पॉन्स को बदल पाए। क्या सेम चीज? अपनी इमोशनल स्टेट जैसी आपने जांची थी वैसी उसकी इमोशनल स्टेट जांची। सेकंड, साइकोलॉजिकल स्टेट। अब यहां पर इमोशनल स्टेट आपने पता कैसे की? उसको ध्यान से देखकर, इस वक्त थोड़ा चिंतित दिख रहा है। साइकोलॉजिकल स्टेट कैसे पता चली? उससे बात करके, इजंट इट? आपने पूछा ना, क्या पूछा कि भाई क्या हुआ, इज देयर समथिंग रॉन्ग, इज देयर समथिंग दैट नीड्स अटेंशन। और जैसे ही आपको पता चला कि उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, आपका रिस्पॉन्स बदल गया, ज्यादा इमोशनली एंड सोशली इंटेलिजेंट हो गया आपका रिस्पॉन्स। क्यों हुआ? बिकॉज यू एक्चुअली केयर्ड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स साइकोलॉजिकल स्टेट। अब देखिए साइकोलॉजिकल स्टेट जो है उसमें आपने एप्रिसिएशन एंड एंगर था, है ना। दूसरा क्या था आपका द बिलीफ्स एंड बायस। तीसरा क्या था आपका? कॉम्प्लेक्स एंड कंपंक्शन। और चौथा क्या था आपका? डिजायर्स एंड डेस्टिनेशन। अरे डू नॉट फॉरगेट, दिस इज ऑल प्रोप्राइटरी मटेरियल जो ऑफ कोर्स हमारा अपना है, तो यू कैन ऑलवेज यूज इट बट डू गिव ड्यू क्रेडिट
क्या हो गया है आजकल, एजुकेशन एक चीज के लिए बदनाम हो रहा है धीरे धीरे। एजुकेशन में आजकल ओरिजिनलिटी की एक ही डेफिनेशन हो गई है, इट इज ओरिजिनलिटी की डेफिनेशन हो गई है एबिलिटी टू हाइड द सोर्स। यानी जब तक आप सोर्स जो है हाइड कर सकें तब तक आप ओरिजिनल लगते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमारे एजुकेशन में जो है वो धीरे धीरे हम एक दूसरे का क्रेडिट लेने लग गए हैं। जबकि मेरा हमेशा से मानना है यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कभी किसी का क्रेडिट लेना नहीं, क्योंकि उससे आपकी सोल करप्ट होती है, और कभी अपना क्रेडिट छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे आपकी इंटेलिजेंस इंसल्ट होती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गिव क्रेडिट टू पीपल व्हेनेवर इट इज ड्यू। ठीक है, वापस आते हैं। सो पॉइंट क्या है यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपने अट्यून किया उससे। साइकोलॉजिकल स्टेट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर साइकोलॉजिकल स्टेट आपने उसका एप्रीहेंशन जो है वो पकड़ा, आपने देखा। अच्छा, एक और चीज, अगर ये दोनों लड़के इस वक्त बात कर रहे हैं और आपने उससे पूछा और जाते जाते आपने उस लड़के को ये कहा, क्या कहा कि बेटा आई अंडरस्टैंड तुम्हारा जो है वो पिछला कुछ वक्त अच्छा नहीं गया है, बिकॉज आप जो है वो पिछले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इसलिए डोंट वरी। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप आराम से बाहर जाके बात करो, और मुझे यकीन है अगर आप आ सकते होगे तो जरूर वापस आओगे। द मोमेंट यू से इट, आपने एक और चीज जो है वो क्या कर ली, आपने एक और चीज उसमें इस्तेमाल कर ली। वो क्या, आप ये जानते हैं कि उसका पिछला परफॉर्मेंस कुछ वक्त से अच्छा नहीं रहा, and because of that observation you could utilize this opportunity to pass on certain amount of empathy and confidence to the other person कि यार रुको, तुम मत चिंता करो, मैं ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूं मन में कि तुम ये ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता। देखिए, आपने दो चीजें की, पहले उसका एप्रीहेंशन भी आपने नाप लिया, और दूसरा एप्रीहेंशन इसलिए नाप पाए क्योंकि आपने अपने अंदर के बायस या बिलीफ्स को भी जो है वो एक बार चेक किया। क्या भाई, चूंकि ये बच्चे के जो है वो पिछले इंटरनल में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, मतलब ये बदमाश बच्चा है, ये क्या है, ये बायस ही तो है। अगर इस वक्त आप बायस से वर्क कर रहे होते तो आप क्या करते हैं, आप उसको ये बोलते हैं हाँ फोन तो आया ही होगा, ऐसे ही फोन शायद पिछली बार भी आया होगा जब तुम इंटरनल प्रोजेक्ट कर रहे थे, शायद इसीलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। नाउ व्हाट इज दिस, आपका बायस काम आ गया ना बीच में, और ये बायस खतरनाक था यहाँ पे, और उस बायस को चैलेंज किया आपने, और आपने उसे कहा आई एम नॉट रियली गोइंग बाय दिस बायस, please make sure that you focus on this call right now and I have faith that if you can return you will return। देखिए आपने क्या किया, आपका रिस्पॉन्स जो है वो इमोशनली और सोशल इंटेलिजेंट अपने आप हो गया, क्योंकि आपने कौन सी चीजें की, दो चीजें की, आपने अभी तक अवेयरनेस लगाया है और अट्यूनमेंट लगाया। अच्छा, अगर आपने पिछले कुछ वक्त में अपने सारे स्टूडेंट्स से कहीं ना कहीं बात करते रहे होंगे और आपको पता है कि ये जो बच्चा है दरअसल पिछले कुछ वक्त से जो है वो इसके घर पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसने आपसे शेयर की है, तो क्या होगा बताइए। यहां पर आप उसके लाइफ स्टेट को भी जानते हैं। अब अगर लाइफ स्टेट को जानते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप दरअसल उसे थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ना कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से ये बात कर रहा हो, और आप शायद उसे कुछ वक्त के लिए नजरअंदाज इग्नोर कर दें और अपने सेशन को चलने दें। ये कब होगा, ये तब होगा ना जब आपको लाइफ स्टेट पता होगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस और अट्यूनमेंट दोनों लगाएं। अब जब आप अवेयरनेस और अट्यूनमेंट लगाएंगे तो फाइनली आप क्या कर रहे होंगे, आप एडेप्ट करेंगे ना अपने बिहेवियर को, और अपने बिहेवियर की एडेप्टेबिलिटी में कौन सी तीन चीजें आप बदल रहे होंगे, तीन ही चीजें बदल सकते हैं आप। क्या, अपने वर्ड्स आप जो कह रहे हैं, अपना बिहेवियर आप जो कर रहे हैं, और एक्शंस आप जो अपने लिए अब करना तय करेंगे। यानी आपके शब्द, आपका व्यवहार और आपके फैसले और आप इस वक्त जो कार्यकलाप में आएंगे वो दरअसल तीनों एडाप्ट करना होगा। ये तीन अगर आप एडाप्ट कर रहे हैं इसके हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से और अट्यूनमेंट के हिसाब से, यकीन मानिए आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो मोर ऑफन देन नॉट इमोशनली एंड सोशली इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये अवेयरनेस, अट्यूनमेंट, एडेप्टेबिलिटी, ये तीनों करने के कोई तरीके भी हैं क्या? बिल्कुल तरीके हैं साहब, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले लेट्स टेक कि अवेयरनेस जो है वो आप कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। इनफैक्ट ये एक तरह का समराइज करने का तरीका है मेरा, क्योंकि हमारे पास जो है वो अब बमुश्किल आधा घंटा बचा है, तो मुझे जो है वो पूरे अभी तक के काम को समराइज भी करना है और आपको नए टिप्स भी देने हैं इसी पर। ये हमारी लास्ट स्लाइड ऑफ कोर्स इस सेशन की। यकीन मानिए मैं एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों टीचर हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें कंप्लीट करूंगा बिल्कुल वक्त पे, और वो सारी चीजें कवर करूंगा जो कि मैंने तय किया था कि मैं करने वाला हूँ। तो आइए वापस आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवेयरनेस लाने के लिए पहला तरीका क्या है। देखिए ध्यान से क्या तरीका है।
इंट्रोसेप्शन। आप कहेंगे देखिए डॉक्टर अत्रे, आपकी स्पेलिंग गलत हो गई है। इंट्रोसेप्शन क्या होता है? दरअसल न्यूरोसाइकोलॉजी में इंट्रोसेप्शन एक टर्म है। इंट्रोसेप्शन मतलब क्या होता है? देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आपके जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका एक स्टेट रहता है। कैसे? कभी आपकी सांस तेज चल रही होती है, कभी धीमी चल रही होती है, कभी धड़कन ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी नॉर्मल होती है। आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कभी आपको पसीना ज्यादा आ रहा होता है, कभी आपको पसीना कम आ रहा होता है, कभी आपका गला ज्यादा सूख रहा होता है, कभी गला कम सूख रहा होता है, नॉर्मल होता है। कभी आप जो है वो ये महसूस करते हैं कि आपको जो है वो सांस पूरी अंदर नहीं आ रही। कई बार आपको महसूस होता है कि नहीं, सांस बड़ी अच्छे से आ रही है। ये क्या है? दरअसल ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी का अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ काम करता है, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे हमारे ग्लैंड्स हो अंदर के, ये सारे जो हैं, ये जो पूरा सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपको सिग्नल्स देता है, वो आपको बताता है। देखिए, जब आप जो है डर लगा आपको, तब आपका दिल जो है वो धड़कता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको डर लगा है इसके पहले ही आपका दिल धड़कने लग जाता है। दरअसल सेंसेस जो हैं आपके, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से सिग्नल्स देते हैं। और ये सिग्नल्स जो होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपको इंट्रोसेप्शन का मतलब होता है योर एबिलिटी टू, और नॉट एबिलिटी, योर फोकस on understanding the internal signals of your body. It is called interoception. What is interoception? Interoception is your focus on understanding what your internal signals are telling you. इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा आज से करीब मुझे लगता है 12 साल पहले की बात होगी, 2008 या 9 की बात है। मैं मध्य प्रदेश में एमपी में एक शहर है मंदसौर, वहां पे एक सेशन लेने गया। अब सेशन लेने गया तो अब ध्यान सुनिए इंट्रोसेप्शन क्या होता है, आपको बड़ा समझने को मिलेगा। तो जब मैं वो सेशन लेने गया तो मंदसौर में एक कॉलेज था, तो वहां पे लेने गया था। तो उस कॉलेज में मेन रोड से जब उस कॉलेज तक जाना होता था तो रास्ते में उन दिनों जो है वो कोई फैसिलिटी नहीं थी, आपको लिफ्ट लेना पड़ती थी किसी ट्रक से, किसी ट्रैक्टर से। तो मुझे आज भी याद है, मैंने ट्रक वाले से लिफ्ट ली। अब ट्रक वाले से लिफ्ट ली, मेरे पास जो है वो लैपटॉप था, और मैंने ट्रक वाले से लिफ्ट ली और मैं बैठा। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ट्रक वालों से, ट्रैक्टर से, ऑटो वालों से बहुत बातें करता हूँ। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको, मेरा एक और सेशन है आपके साथ 17 तारीख को पर्सनालिटी के ऊपर, उस पे लूंगा मैं सेशन, उस दौरान इस पे और बात करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो एजुकेशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके वो हैं, यू हैव टू बी वेल रेड एंड वेल ट्रेवल्ड। और मेरा मानना है कि ऑटो वाले, ट्रक वाले जो होते हैं, दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेवल्ड, वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। और इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट you talk to these people because you get to learn a lot from them. तो हुआ ये कि वो ट्रक वाले के साथ जब मैं बैठा तो ट्रक वाले से मैंने पूछा। अब देखिए, ट्रक वाले से जब आप बात कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसी ना हो जिससे ऐसा लगे कि आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बिकॉज द मोमेंट यू विल मेक हिम फील इंफीरियर, ही विल नॉट टॉक टू यू। अब क्या हुआ, वो ट्रक वाला बैठा था और मैंने उससे बात की। अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ। सो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितनी तेज चला लेते हो ट्रक? आप सोचिए ये कोई सवाल है, लेकिन हाँ मैंने यही सवाल पूछा, क्योंकि अगर मैं उससे ऐसा सवाल पूछता कि एक बात बताओ कि हाँ ऑयल कौन सा डालते हो तुम्हारे उसमें ट्रक में, जैसे ही मैं ऐसे बोलता ना तो वो जो है मुझे कोई जवाब देता और फिर मैं उसको ज्ञान बांटता। मैं कहता कि अरे अरे ऐसा नहीं, ये वाला डाला करो तो तुम्हारा माइलेज ज्यादा निकलेगा, देन ही विल नॉट टॉक टू मी। तो मैंने उससे पूछा कितनी तेज चला लेते हो ट्रक? तो उसने मेरी तरफ देखा, उसको लगा पढ़ा लिखा लग रहा है ये तो, और मास्टर लग रहा है, साथ में टीचर है, साथ में कुछ अपने पास है। सो मुझे एक बात बताओ कि ये जो बंदा ऐसा सवाल क्यों पूछेगा मुझसे? तो उसने जरूर ऐसा सोचा होगा और उसने मुझे जवाब दिया, बड़ा अंडरस्टैंडिंग, बड़ा खूबसूरत जवाब था। ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, चलाते चलाते, कि मैंने पूछा कितना तेज चला लेते हो? सो ही सेड, कितना तेज चला लेते हो मतलब? कुछ नहीं, बस चम्मच पे पाँव रखते हैं और दबा देते हैं। मुझे बाद में पता चला कि कटोरी चम्मच उनकी वोकैबुलरी होती है, उस एरिया ऑफ उस रीजन में। तो वो एक्सेलरेटर को चम्मच कहते हैं और ब्रेक को जो है वो कटोरी कहते हैं। सो ही सेड, कुछ नहीं सर, चम्मच पे पाँव रखते हैं और दबा देते हैं। तो अब जैसे ही उसने मुझे ये बोला तो मैंने उससे पूछा कि फिर हटाते कब वो पाँव? सो कैन यू इमेजिन उसका जवाब क्या था, लेडीज एंड जेंटलमैन? दैट मैन, ट्रक वाला, मैंने उससे सवाल पूछा कितनी तेज चला लेते हो,
उसने कहा कितनी देर चला लेते हो, मतलब बस चम्मच पे पाँव रखते हैं और दबा देते हैं। एंड देन आई आस्क्ड, हटाते कब हो? He gave me possibly the most emotionally and intelligent response I've ever heard. उसने मेरी तरफ देख के कहा, कुछ नहीं, जैसे ही दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है हटा लेते हैं। Now look at the beauty of this. Look at the beauty of this. जैसे ही दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है तो हम पाँव हटा लेते हैं। What does it mean? वो क्या कर रहे हैं? दरअसल वो अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को समझ रहा है। It's as simple as that. Which is amazing. इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंट्रोसेप्शन। जी, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने इंट्रोसेप्शन को करते रहें। इससे क्या होगा? इससे आपके रिस्पॉन्सेज इमोशनली इंटेलिजेंट रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी इमोशनल स्टेट पता लगेगी। साइकोलॉजिकल स्टेट के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप करते रहें क्या? इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आप जो हैं वो दरअसल अपने अंदर क्या आपकी भावनाएं हैं, आपके अंदर क्या आपके, याद है ना ABCD, आपका एप्रीहेंशन एंड एंगर, आपका बिलीव्स एंड बायसेस, आपका कॉम्प्लेक्सेस एंड कंपंक्शंस, आपके डिजायर्स एंड डेस्टिनेशंस, ये क्या है? ये सब पता करने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, देखिए, जिसको हमारे हिंदी में बड़े खूबसूरत वर्ड है, चिंतन मनन। ये बड़ी खूबसूरत लाइन। आपको अपने चिंतन और मनन को लगातार करते रहना पड़ता है। अब आज छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आज आपका सेशन जो चल रहा है, ये सेशन क्या है? अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये सेशन दरअसल आपको इंट्रोस्पेक्शन की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हरिवंश राय बच्चन जो हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनका बड़ा खूबसूरत एक कविता थी, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी मैं सोच सकूं, जो किया कहां माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये सेशन आपको क्यों कराया जा रहा है? ये सेशन आपको ये मौका दे रहा है कि आप खुद से पूछ सकें, जीवन की आपाधापी में कुछ वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ जरा मैं सोच सका, जो किया कहां माना उसमें क्या बुरा भला। इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिट्रोस्पेक्ट, टू इंट्रोस्पेक्ट। आप अपना खुद का चिंतन मनन कर रहे हैं। आप जानते हैं ना इंडियन मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या है? वो है अध्ययन, चिंतन, आकलन, मनन और पालन। जब तक ये 5 स्टेप्स आपने नहीं की, तब तक आप जो है वो किसी भी तरह की एजुकेशन में कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते रहें। आपके ABCDs के इस वक्त क्या स्टेट है, दैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। और तीसरा, इंस्पेक्ट करते रहें। इंस्पेक्ट मतलब क्या? जांचते रहें। वो फोर्ड का ऐड है ना कि कभी कभी रिश्तों की भी सर्विसिंग करनी पड़ती है। मुझे लगता है आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा, आपके हेल्थ के क्या हाल, आपका इस वक्त फाइनेंशियल स्टेट क्या है, इस वक्त आपका रिलेशनशिप्स जो है उसके साथ कैसा स्टेट चल रहा है, आपका इस वक्त जो है वो वर्क में क्या फिलहाल आपका मेंटल स्टेट चल रहा है। अगर आप ये 4 चीजों का इंस्पेक्शन लगातार करते रहेंगे, देन द बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल बी एबल टू गेट बेटर अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ। And believe me, if you are better aware of yourself, your responses will more often than not be emotionally and socially intelligent. And that's why it is extremely crucial that you are aware, that is, you know your emotional state, your psychological state, and your life state by introspection, introspection, and inspection. जी, ये एक important काम है जो आपको करना होता है। Now let's come to the second part. अब ये आप अपना तो कर लेंगे, attunement कैसे करेंगे? बाकी लोगों की तीनों चीजें आप कैसे पता लगाएंगे? चलिए वापस आए उसी एग्जाम्पल पे। आप जब वो 2 बच्चे जो की बात कर रहे थे, उससे आप क्या नहीं करे, आप जिसको हम कहते हैं ना, आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने उनकी तरफ किसी भी तरह का इमोशनली वायलेंट रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये आपने क्यों नहीं किया? सोचिए, आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने पहली चीज क्या की? आपने पहली चीज की थी, you looked at them. Please understand, you looked at them. आपको मालूम है, हम जब भी किसी से एम्पैथी रखते हैं, एम्पैथी मतलब समानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, दोनों अलग चीजें होती हैं। एम्पैथी रखते हैं, जब आप किसी से समानुभूति रखते हैं तो आप कैसे रखते हैं? दरअसल हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन सिस्टम होता है, 4 जगहों पे स्पेसिफिकली पाया जाता है हमारे ब्रेन के 4 पोर्शंस में। और ये जो मिरर न्यूरॉन सिस्टम हमारे अंदर होता है, उसी की वजह से हम सामने किसी को देखकर
उसके दर्द को, उसकी खुशी को महसूस कर सकता है। आपने कभी देखा नहीं, हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट एक दूसरे से गले लग रहे हैं, पर हम क्यों मुस्कुरा रहे होते हैं? आपने कभी सोचा नहीं? शाहरुख और काजोल वहां पे अगर मिल गए हैं तो हम क्यों खुश हो रहे हैं? हम बिना बात के क्यों खुश हो रहे हैं? दरअसल हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि जब जब शाहरुख और काजोल जो है सामने मिलते हैं, तब तब दरअसल हम भी अपने अंदर किसी ऐसे इंसान से जिससे हम मिलना उसी तरह चाहते हैं, उससे मिल रहे होते हैं। तो अमिताभ बच्चन अगर रो रहा होता है स्क्रीन पे तो हमें रोना आता है, क्योंकि दरअसल हम महसूस कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज वी आर लुकिंग। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बोर्ड और पीपीटी से ज्यादा लोगों को देखे। जब तक वो लोगों को देखेगा नहीं, तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि वो महसूस क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आप कभी मत भूलिएगा, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोशलिजम्स पे हमारी लाइन रही है, जो हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आती है। वो लाइन है दैट वर्ड्स एक्सप्रेस थॉट्स एंड बॉडी एक्सप्रेसेस इमोशंस। जी हाँ, दरअसल ट्रू इमोशंस कभी भी शब्दों से नहीं हो सकते एक्सप्रेस, वो हमेशा हमारी बॉडी से होते हैं, हमारे जेस्चर, हमारे पोस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशन से होते हैं। और वो जेस्चर्स और पोस्चर्स और एक्सप्रेशन, अभी कब ध्यान से देखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इसीलिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्री वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्री वर्बल मतलब वो वर्बल के आने से पहले से है। आज भी आप अपने चीजें, छोटे बच्चे को जब देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, आपके छोटे बच्चे को जब आप डांट रहे होते हैं, मान लीजिए कुछ कर रहा है और आपने उसकी तरफ देख के कहा कि मान लीजिए उसका नाम है मुन्नू, और आपने कहा कि मुन्नू नहीं, तो ध्यान से देखिए, वो कभी भी एकदम से नहीं मानता, वो करता रहता है। फिर आप उसे कहते हैं मुन्नू नहीं, वो अभी भी नहीं मानता। फिर आप उसको एक और बार कहते हैं, अभी भी वो धीरे धीरे करता रहता है। फिर आप जोर से चिल्लाते हैं मुन्नू नहीं, मत करो। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप ऐसा कहते हैं ना मुन्नू नहीं, तो वो एकदम से नहीं मान लेता, वो आपके चेहरे को देखता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो वेदर यू रियली मीन वॉट यू से। और अगर उसको आपके चेहरे पे दिख गया दैट यू जेन्युइनली मीन व्हाट यू से, तो वो क्या करता है? फिर वो हाथ हटाएगा, फिर वो करना बंद कर देता है। और अगर आपने जोर से चिल्लाया पर उसने आपके चेहरे को देखा और उसको समझ में आ गया हो कि अभी भी रुक सकते हैं, अभी भी लेवरेज लिया जा सकता है, अभी भी लीव है, अभी भी स्कोप है, तो अभी भी करता रहेगा। आप ध्यान से देखिए, वो आपके वर्बल नहीं, आपके नॉन वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो अट्यून कर रहा होता है आपसे। क्यों कर रहा होता है? बिकॉज ही इज लुकिंग एट यू। अब हम लोगों को देख कर रहे हैं, अब तो हम स्क्रीन को देख रहे हैं, खैर इस वक्त तो मजबूरी है, पर जब जब मौका मिले प्लीज लुक एट पीपल। इफ यू लुक एट पीपल यू विल कम टू नो कि उनके इस वक्त इमोशनल स्टेट क्या चल रहे हैं। और अगर आपको वो पता चलेगा, आप अट्यून कर पाएंगे। अगर अट्यून कर पाए तो अपनी अवेयरनेस से शामिल करते हुए आपका बहुत अमेजिंग अडैप्टेबिलिटी हो पाएगी। दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इट इज, इजंट इट? अब सवाल क्या उठता है, लुकिंग के अलावा दूसरा इज लिसनिंग। जी, दूसरा इज लिसनिंग। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इनफैक्ट 3 दिन पहले की बात है, शायद आसान हो जाएगा ये एग्जांपल लेना। 3 दिन पहले मेरे टीम मेंबर्स में से एक जो है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की उनके छोटे भाई के बारे में। उनका छोटा भाई जो है वो अपने फादर को संभालता है, और इनकी जो मेरी जो टीम मेंबर है उनकी एज जो है वो 40s में, लेट 40s में, और उनका भाई जो है वो लेट 30s में, और वो अपने फादर को संभालता है। उसके फादर भी जो है वो, उसके फादर मदर उसके साथ रहते हैं, उसकी वाइफ के साथ और उसके साथ। तो कुछ बीच में झगड़ा हुआ, तो मेरी टीम मेंबर ने जो है उन्होंने मुझसे शेयर किया। उन्होंने कहा सर, जब मेरे भाई से बात हुई, मेरे फादर ने जब ये कहा कि हमारी लड़ाई हो गई है मेरी और मेरे बेटे की, तो जब मेरे ब्रदर ने मेरे से बात की तो मेरा ब्रदर मुझसे कहता कि तेरे पापा जो हैं वो वैसे भी ना कभी भी समझ का इस्तेमाल नहीं करते थे और अब तो और नहीं करते। तो मैंने उसे डांट दिया सर। मैंने कहा कि ये क्या मतलब है, समझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो समझ का इस्तेमाल हमेशा से करते हैं, तभी तो हम इतने बड़े हुए। जैसे ही वो उन्होंने ये कहा, वैसे ही मैंने उनको रोका और मैंने कहा मैडम, आपने शायद उस पूरे सेंटेंस में एक लाइन नहीं सुनी। उस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। वो सेंटेंस था, तेरे पापा न पहले कभी समझ का इस्तेमाल करते थे और न आप करते हैं। देखा उसने क्या कहा? उसने कहा तेरे पापा, यानी सबकॉन्शियसली ही स्टिल थिंक्स दैट ही वाज नेवर हिज पापा एज मच एज ही वाज योर्स। अब मुझे एक बात बताइए मैडम, आपके फैमिली में क्या कभी ऐसा रहा कि आप जो हैं वो ज्यादा लाडली रही और वो कम? एंड शी टोल्ड मी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी सेड यस सर, दरअसल मेरे भाई को हमेशा इग्नोर किया गया और मेरे फादर ने जितना टाइम हम लोगों को दिया उतना उसको कभी नहीं दिया। उस टाइम पे वो ज्यादा बिजी थे। मैंने कहा अब आपने देखा वो क्यों लड़ता है, और वो मुझे कैसे पता चला बताइए? सिर्फ एक लाइन से। और वो लाइन क्या थी? तेरे पापा।
He could have easily said अपने पापा, but why he said तेरे पापा? Because there was a word to it. और वो वर्ड जो है वो जब आपने सुना तभी तो आप क्या कर पाए, तभी तो आप कनेक्ट कर पाए कि उस इंसान में क्या चल रहा है। एंड बिलीव मी द मोमेंट, मुझे लग रहा है शायद सुगुनाकर रेड्डी जी, आपको अपना सुगुनाकर रेड्डी जी आपको अपना माइक जो है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप के बोलने से शायद प्रॉब्लम हो रही है। आई अंडरस्टैंड, शायद हो गया होगा। ओके, थैंक यू। सो कमिंग बैक, अगर मैं अपनी उस टीम मेंबर को ये नहीं बताता कि आप अगर उस अपने भाई के सेंटेंस को नहीं समझेंगे ध्यान से तो आप कभी भी अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अगर वो मैं नहीं बताता, उस लाइन पर ध्यान नहीं लाता, तो बताइए क्या होता। कभी भी वो समझ नहीं पाती कि उस छोटे भाई के अंदर क्या चलता है और उसे किस बात का दुख है जिसकी वजह से वो अपने फादर से लड़ता है। Ladies and gentlemen, the biggest problem with most of us is we do not really listen. जैसे आज भी इस सेशन को आप देख रहे होंगे ना, आज के सेशन में भी कई लोग जो हैं वो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे होंगे और कई लोग जो हैं वो दरअसल समझने के लिए सुन रहे होंगे। और जो जो समझने के लिए सुन रहा होगा उस पर अलग तरह का असर आएगा, और जिसको सिर्फ सुनने के लिए सुनना है उस पर इनफैक्ट शायद कोई भी असर ना है। देखिए, सेम द्रोणाचार्य जो है वो दुर्योधन भी बनाएगा, अर्जुन भी बनाएगा और एकलव्य भी बनाएगा। अगर द्रोणाचार्य में कुछ खास होता तो वो सभी को अर्जुन बनाता ना, वो सबको अर्जुन नहीं बना सकता। वो दरअसल सिर्फ कुछ लोगों को ही क्या बना सकता है, वो सिर्फ कुछ लोगों को अर्जुन बना सकता है। जी नहीं, वो अर्जुन को ही अर्जुन बनाता है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाता है और एकलव्य को एकलव्य बनाता है। उसका काम जो है वो जो भी उसके पास जैसा आता है उसका बेहतर वर्जन बन के चला जाता है। Ladies and gentlemen, बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ होता है। We do not really listen to people. My request, listen to people. You will get valuable inputs from them. To attune to them. Do not forget, attune to them. मुझे एक मैसेज अभी मिला था कि क्या ये जो मॉडल है अवेयरनेस, अट्यूनमेंट, अडैप्टेबिलिटी, क्या ये रिसर्च मॉडल है? जी हाँ, ये बकायदा रिसर्च मॉडल है। डोंट फॉरगेट, आई एम डॉक्टर संदीप अत्रे। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक। तो अब अगर हम बात करें कि अवेयरनेस अट्यूनमेंट में आपने लुकिंग और लिसनिंग अगर दोनों की है तो तीसरा क्या है? तीसरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, है लर्निंग। दरअसल इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट अदर्स। यहां फ्रॉम की बात नहीं कर रहे हैं, अबाउट अदर्स। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके क्लास में एक बंगाली स्टूडेंट है, एक गुजराती स्टूडेंट है, एक मारवाड़ी स्टूडेंट है, एक राजस्थानी स्टूडेंट है, एक मालवी स्टूडेंट है, एक मान लीजिए बैंगलोर से है, मान लीजिए एक जो है हैदराबाद से, मान लीजिए एक जो है आपके पास बैठा हुआ है वो है इस वक्त चेन्नई से। अब ये सारे लोग जो हैं अगर आप इनसे इंटरैक्ट करेंगे तो इंटरैक्ट करने के लिए आपको इनका कल्चरल और फेमिलियल बेस तो होना चाहिए ना। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड देयर कल्चरल बेस, देन हाउ विल यू कनेक्ट टू देम? हाउ? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको इनके कल्चरल बेस, इसीलिए एक टीचर को हमेशा सारे कल्चर्स के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर to know as much as possible without being an interruption, without being, what I call interference. He or she should try to understand a student and his or her backdrop, his or her background. अगर उसे पता होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, without coming across as interfering or without coming across as interrupting, please make sure that you talk to your students, you talk to your team members, you talk to your family members, you get to know about them, you learn about them, and that all comes into play whenever you are attuning to the other person. तो याद रखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? The second point. And what's the second point? The second point is learning about that person. Third point. अब सवाल उठता है कि अडैप्टेबिलिटी करने के लिए क्या करना है। आइए लास्ट की 3 बातों पर चलें। हमेशा आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए अपना बिहेवियर। कस्टमाइज मतलब क्या? अडैप्टिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जी हाँ, कस्टमाइजेशन इज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू समहाउ चेंज योर बिहेवियर, वर्ड्स एंड एक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। जी हाँ, एज पर सिचुएशन चेंज योर बिहेवियर। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं एक टीचर की कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल कभी नहीं हो सकती। अधिकतर लोग कहते हैं कि एक टीचर की स्टाइल होनी चाहिए। मेरा मानना है टीचर की कोई स्टाइल नहीं होनी चाहिए।
Teacher should always customize. For instance, when I asked Kanchan ji, आपका प्रोफाइल क्या होगा और मुझे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, and she said it has to be a mix. Then of course my style I customized according to it. Of course I know that some of you may not be able to follow Hindi as well as you would like to, but then of course I had to make a choice. अब मुझे अपनी सिचुएशन को कस्टमाइज करना पड़ा, पर मैं बीच बीच में कोशिश करता हूँ that whenever it comes to an important point I do speak it in English as well once again. Point is आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा. आज अगर आप मेरे सामने जो है वो CTOs और CEOs बिठा देंगे, then my style would change. Why? Because I have to customize. तो हम सभी लोगों को, हम सभी करते हैं, लेकिन हमको और क्या करना चाहिए? हमको और ज्यादा अवेयरनेस और अट्यूनमेंट के साथ करनी चाहिए ये चीज. क्या? कस्टमाइजेशन. So customization is changing as per situation. And what's the second one? Personalization. Changing as per person. जो सामने वाला पर्सन है उसके हिसाब से हमको अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करना आना चाहिए. उसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं. अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. वो जो दो बच्चे थे जो बात कर रहे थे ना अपनी क्लास में, जिसमें से आपने एक को अभी बुलाया था, अगर आपने ध्यान से देखा, वो जो है वो बच्चा फिलहाल सब क्लास के सामने जो है, मान लीजिए 60 बच्चे बैठे थे क्लास में, वो बात कर रहा था, आपने उसको बुलाया, वो वहां से आया, एंड इफ यू कुड फिगर आउट दैट ही इज अ शाय पर्सन, तो आप ये सारा कॉन्वर्सेशन कि क्या हुआ, आप चाहो तो जाकर बात कराओ और पूछ लो, घर पे जरूरत हो तो वहीं के वहीं तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम वापस आ जाना. ये पूरा कॉन्वर्सेशन आप कहाँ करेंगे? क्लास में या बाहर ले जाकर? उससे डिपेंड करेगा. अगर वो पर्सन बहुत शाय है, बहुत कॉन्शियस है, सो आई वुडंट रिस्क having this conversation inside the class because that will make him conscious. What I'll do is I'll take him outside and then I'll talk to him about it. But if that person is not as conscious as say any other person, then what would I do? I would have this conversation inside class and of course in as brief a manner as possible. So please make sure that you always personalize. Okay? And customization is changing according to situation. And personalization is changing according to person. Okay, please remember this. And last but not the least, optimization. Yeah. Change according to purpose. What is the purpose right now for you? If your purpose is to make him feel better, then you would actually try to say your words with certain degree of empathy. और अगर यहाँ पे जेंडर का बहुत ख्याल रखना होगा, बिकॉज हैप्टिक्स जो हैं यानी टचिंग जो है वो it has to be extremely according to gender always. So हमारे protocols हैं that when it comes to opposite gender you have to follow a certain degree of जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही important protocol of not touching the other person. पर मान लीजिए मेरा वो जो लड़का है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और उस लड़के को मैं जानता हूँ, तो मैंने अफेक्शनेटली जब वो टेंशन में देखा, स्ट्रेस में दिखा, तो मैंने उसे कंधे पे हाथ रख दिया. प्लीज मेक श्योर आई repeat this. You cannot do this with the opposite gender. And even with the other person, please, of the same gender, you're not supposed to do it in private. You're supposed to do it only when it is dignifiedly possible and logically applicable. मैंने उसको कंधे पे हाथ रखते हुए मैंने कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, तुम बाहर जाकर बात कर लो और फिर वापस आ जाना अगर तुम्हें लगा कि जरूरत है तो. What did I do? मैंने अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाया. Why did I do that? प्लीज हमेशा याद रखिए, इस वक्त मैंने सबके सामने जब उसे कंधे पे हाथ रखा 2 सेकंड के लिए, इट श्योरली वुड हैव फेल्ट बेटर. उसको अच्छा लगा होगा दैट टीचर केयर्स फॉर हिम. और शायद आज ही नहीं, आने वाले पूरे 3 साल के लिए मैंने हमारे इमोशनल रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट जो है वो डिपॉजिट किया है. ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बोला ना, इमोशनल बैंक में डिपॉजिट करना, डॉक्टर स्टीफन कोवे का कॉन्सेप्ट है. प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑलवेज गिव ड्यू क्रेडिट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. So please make sure कि आपने क्या किया, आपने ऑप्टिमाइजेशन किया. आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस था to make that person feel good. और उसके लिए आपने क्या किया? अपने एक्शन में चेंज लाया, बिहेवियर में चेंज लाया. So ladies and gentlemen, अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों ने दरअसल इस पूरी सिचुएशन में अवेयरनेस, अट्यूनमेंट और अडेप्टेबिलिटी, इन तीनों का इस्तेमाल किया. वेल, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है इस सब में, वो लगती है अवेयरनेस. It always starts with awareness, ladies and gentlemen. And I think it is giving me awareness कि हमारे पास दरअसल अब सेशन में सिर्फ लास्ट 6-7 मिनट बचे हैं. और जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ,
मैं हमेशा वक्त पर चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कवरेज की डेप्थ जो है वो सैक्रिफाइस नहीं करता. So if you see, I have a thank you slide here where, of course, my details are given in case you want to, reach my work or me. Then of course they are there. You can always talk to me. Okay. Optimization क्या होता है? Optimization is changing behavior according to purpose. Customization situation के हिसाब से change करना और personalization person के हिसाब से change करना. Ladies and gentlemen, now we have last 5 minutes, and I won't end this session unless I take a very important, I won't say feedback, but stock of situations. अब वो क्या है वो मैं आपको बता दूं. आज आपने जो सेशन अटेंड किया, कंचन जी, बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू, it's an important thing that I always do in every session. All of you who have attended this session, please write one line that you will take away today. What was the most important takeaway of today's session? One line, one example, one point, one definition, anything. But please type down at least one line right now. That's an extremely important thing. Please do that, everyone. One line, one important takeaway. Everyone do that. Okay. A lot of people have started writing. Okay. Breeze Tripathi says, example is always a great medium to take what you listen. Okay. Which is one line? Anyone? Dr. Kiran said self-awareness. Vikram ji said emotional connect. Manisha ji said important of emotions. Dr. Narendra Kumar said AAA. Yes. Remember, it's a proprietary model, Dr. Saab. Kanaga ji said, excellent presentation. Thank you so much for that. But then one line, Kanaga ji. Changing behavior according to situation, Neha said. Behar says empathic behavior. Interoception, Iram ji, it's an important one. Akash ji said body expresses emotions. Dr. Reena Malik said try to look at people more. Yes. Dr. Narendra, thank you so much that you said it was an excellent session. Dr. Jose Swaminathan said, don't make promises when you're happy. I'm so glad, Dr. Swaminathan, that you caught that line. Prakash ji said, approach. Dharma Raju ji said, self-control, emotional bank deposit by Deepak ji. Looking, listening, and learning. Rajeshwari ji said, Neetu ji said, customizing. Emotional connection was said by Niranjana ji. Pankaj ji said, excellent session. Uday ji said, according to situation, we need to change our behavior, person to person. Yes. Akbar ji said, adaptability. Oh, a lot of points are pouring in. Oh, brilliant. I can read all of them, but I'm sorry, I cannot really, utter all of them again because there are far too many. Please make sure you write at least one line. The point I'll take away is I always think what's going on in your mind state, extremely very good. Oh, yes. Almost everybody has got and caught something of importance. A lot of people are writing down. I request someone who has not written it till now, do write it for yourself. At least that's extremely important. Okay. So as you can see, we are approaching the end of the session. It is already 1:58. Now you have my contact details in case I or my work can be of any value to you. You can always get in touch. There is a website written over there. There's a YouTube channel of Dr. Sandeep Atre at Social Intelligence. You can always watch a lot of videos. वो वहाँ पर आप देख सकते हैं. And I am on Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta. You can always follow or ask me questions. I'll always answer. यहाँ पर वक्त की कमी की वजह से I have not been able to answer questions. And I think because every question deserves equal value, and I may not be able to do justice because I'll be in a hurry. देखा आपने ABCD लगाया ना मैंने. I can be in a hurry because destination है, मुझे complete करना है. So thank you so much. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. And from the starting Thank you, till end, I enjoyed a lot, and I definitely the participant also enjoyed the same. And your model is very, very interesting. The three things: awareness, attunement, and adaptability. You very well explained the importance of social intelligence and emotional intelligence.
and how to effectively apply it. And I like the most the example of 2 boys that you have taken in the implementation of your model. Once again, thank you so much, sir, for the wonderful session. Thank you so much.